नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। तेलंगाना के श्री गुरु पीठ मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटियां चोरी कर लीं। इसके बाद आरोपी दान पेटियों को मंदिर से बाहर ले गए और एक पेड़ के नीचे उन्हें तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद सफाई अभियान के दौरान गंदगी का बड़ा अंबार सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चेंजिंग रूम में बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कचरा मिला। करीब 4.80 करोड़ कांवड़ यात्रियों की भीड़ के बाद नगर निगम ने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक मेले के बाद घाटों और आसपास के इलाकों की सफाई पर विशेष जोर दिया गया। बिहार में दिव्यांग छात्रा लक्ष्मी के हौसले की कहानी लोगों के लिए मिसाल बन रही है। बताया गया है कि लक्ष्मी अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाती है और घंटी बजने पर कक्षा में पहुंचकर पढ़ाई करती है। शिक्षकों के सवालों के जवाब भी देती है। लक्ष्मी की मेहनत और आत्मविश्वास ने साबित किया है कि मजबूत हौसले के सामने चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। हरदोई में स्कूल के बच्चों को परोसे गए जले हुए चावल का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक स्कूल में बच्चों को दिए गए भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्कूल में हेडमास्टर और सहायक अध्यापक के बीच विवाद की बात भी सामने आई है। संबंधित प्राथमिक विद्यालय को टड़ियावा विकासखंड के कोटरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का इंतजार है। शाहबाद के लखीबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भंडारे के दौरान पंगत में बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बहस हाथापाई और मारपीट में बदल गई, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर पहुंचे गणमान्य लोगों और पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि आकाश आनंद को अभी और पढ़ने समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून के राज के कारण ही जनता ने 2 बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई है और तीसरी बार भी सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। बिहार के बेतिया से श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जा रही डबल डेकर बस लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बस सवार एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला हेडमास्टर ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी भी पहुंची, लेकिन हेडमास्टर ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में उनकी बहन के स्कूल पहुंचने पर उन्होंने कमरा खोला। हेडमास्टर ने स्कूल में कार्यरत रसोइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शैलेंद्र अग्निहोत्री को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वकालत की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकीलों के खिलाफ हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले 200 से अधिक वकीलों के मामलों में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरोपी वकीलों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना और वकालत जैसे पेशे की गरिमा बनाए रखना है। लखनऊ में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद सांठगांठ से छोड़ने का मामला सामने आया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई। आंतरिक जांच में पुलिस कर्मियों की कथित भूमिका उजागर होने पर कार्रवाई की गई। मामले में 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 अन्य को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे निर्माण संगठन में अधिकारियों की सीधी तैनाती की प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है।
रेलवे बोर्ड की नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड यानी सीएसबी इंटरव्यू के जरिए योग्य अफसरों का चयन करेगा। नई प्रक्रिया में केवल वरिष्ठता को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तकनीकी दक्षता, अनुभव और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की समझ को भी प्राथमिकता मिलेगी। इससे चयन प्रक्रिया में योग्य अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर में हालात गंभीर होने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और रिजर्व पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच सकता है। इससे गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर हसनापुर के पास सड़क फिर से करीब 10 मीटर तक धंस गई है। खास बात यह है कि महज 3 दिन पहले ही इस हिस्से की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन सड़क दोबारा उखड़ गई। मामले के बाद एनएचएआई और निर्माण कंपनी में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मशीनें लगाकर मरम्मत शुरू कर दी गई है। बार बार सड़क धंसने से निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना की निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज के एमएआईटी की बीटेक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई और प्रोजेक्ट गाइडेंस के बहाने छात्रा को अपने घर बुलाया और वहां वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद संस्थान परिसर में आक्रोश है और पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। यूपी के नवाबगंज में भाजपा विधायक के निजी अस्पताल में एक मरीज के ऊपर अचानक एक्सरे मशीन गिर गई। हादसे में मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जिला कारागार पहुंचकर वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद शिवपाल यादव आजम खान के आवास पहुंचे और उनकी पत्नी तजीन फातिमा से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने 1 साल से फरार चल रही उज्बेकिस्तान की महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 2 अन्य विदेशी युवतियों को अवैध रूप से लखनऊ में ठहराने और उनकी मदद करने में भूमिका निभाई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला ने प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी पहचान बदलने की कोशिश तो नहीं की। फिलहाल उसके पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आगे की प्रक्रिया के बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने बड़ा हादसा टल गया। यहां 35.2 टन ज्वलनशील गैस से भरा टैंकर अचानक ब्रेक लगाने वाले ट्रेलर से टकराने से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। टैंकर चालक की सूझबूझ से भीषण टक्कर टल गई और बड़ी अनहोनी होने से बच गई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और यातायात सामान्य कराया। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 3य श्रेणी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों और बकाया मानदेय के विरोध में काम बंद कर दिया। कर्मचारियों के अचानक हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गईं। दूर दराज से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को पर्चा बनवाने, जांच कराने और उपचार लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने काम रोकने का फैसला लिया। आगरा में बारिश और उमस के चलते मौसम बदलने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। वायरल फीवर, गले में संक्रमण, खांसी, जुकाम और सिरदर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रिकॉर्ड 3561 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बढ़ती भीड़ से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। आगरा में एक युवती की फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने आईडी पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर उसे वायरल करने की धमकी दी। आरोप है कि ब्लैकमेल करके पहले युवती से 400 रुपए ट्रांसफर करवाए गए और अब 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा में मां तुझे प्रणाम अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 15 अगस्त को शहर के प्रमुख चौराहों पर सामूहिक राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा।
अभियान के तहत 13 अगस्त को देश की वीरांगनाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 14 अगस्त को भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली जाएगी। आयोजकों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत करना और राष्ट्रीय गौरव का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय विवाहिता सुमन उर्फ गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के पास से 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इसमें पति और ससुराल वालों पर कथित प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज और पैसों के विवाद का जिक्र है। परिजनों की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की स्थिति और स्पष्ट होगी। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह स्कूल बस और ई रिक्शा की टक्कर में चालक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बस का अगला टायर अचानक फट गया था, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बस की रफ्तार तेज होने की बात कही है। टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज की मदद से हादसे की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की जांच कर रही है। नोएडा के बरौला गांव स्थित एक पीजी में असम की 19 वर्षीय युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती का लहूलुहान शव मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले एक युवक के कमरे से बरामद हुआ। उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान मिले हैं। वारदात के बाद आरोपी कमरे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और मैनपुरी समेत आलू उत्पादक जिलों में किसानों को कम कीमतों के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडियों में आलू के भाव इतने गिर गए हैं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें आलू 1 रुपए किलो बिकने का दावा किया गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के लिए उचित मूल्य की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए ओमान का बाजार खुलने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा। इस बार ओमान इसमें पार्टनर देश के रूप में शामिल होगा। इससे उत्तर प्रदेश और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के कारोबारियों को नए निर्यात बाजार और निवेश के अवसर मिल सकते हैं। आयोजन के जरिए यूपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के दौरान पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए योगी सरकार ने 3.81 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा जारी की है। इसका इस्तेमाल शिक्षकों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इससे शिक्षक दैनिक पाठ योजना और शिक्षण गतिविधियों की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य कक्षाओं में पढ़ाई का स्तर सुधारना और बच्चों के सीखने की क्षमता को मजबूत करना है। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। परिवहन निगम के आदेश के मुताबिक रक्षाबंधन से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। इसके साथ ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने की भी संभावना है। इसके लिए जल्द आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान जारी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में करीब 28,000 एकड़ सरकारी और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अभियान के दौरान 99% शिकायतों का निस्तारण करने का दावा किया गया है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की गई है। अधिकारियों के अनुसार अभियान आगे भी जारी रहेगा। सांप के काटने से होने वाली मौतों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में प्रदेश का पहला सरकारी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। गुजरात की तर्ज पर बनने वाले इस केंद्र में सांपों का विष निकाला जाएगा और उनके विभिन्न स्वरूपों पर शोध होगा। भविष्य में स्थानीय जरूरतों के अनुसार एंटी वेनम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस यहां करीब 250 एकड़ क्षेत्र में नई सुविधा विकसित करने की तैयारी में है। इस परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। कंपनी कानपुर में पहले ही करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। अब आने वाले वर्षों में निवेश की राशि दोगुनी करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने निजी डेवलपर्स के लिए नई नीति घोषित की है।
इसके तहत निजी डेवलपर्स प्रदेश में बिजनेस पार्क विकसित कर सकेंगे। सरकार उन्हें 45 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी और जरूरत के अनुसार इसे अगले 45 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि 90 साल की कुल लीज अवधि निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर देगी। उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता बढ़ाने और ओवरक्राउडिंग कम करने के लिए योगी सरकार ने 5 नई जेलों के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। भदोही, कानपुर नगर, मुरादाबाद, ललितपुर और औरैया में बनने वाली इन जेलों के लिए 514 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की गई है। परियोजनाएं पूरी होने के बाद राज्य की जेलों में 3000 से अधिक अतिरिक्त बंदियों के लिए जगह उपलब्ध हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में तिरंगा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय पर्व के समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अभी से डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी उन कमजोर जिलों और विधानसभा सीटों की पहचान कर रही है जहां संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आंकड़ों के आधार पर रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। स्थानीय स्तर की नाराजगी दूर करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर पार्टी विशेष ध्यान दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने युवा वोटरों को साधने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विशेष टीमें बनाने का फैसला किया है। ये टीमें स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से सीधा संवाद करेंगी। इसी बीच टिकट की दावेदारी भी तेज हो गई है। भगवंत नगर विधानसभा सीट पर 24 से ज्यादा दावेदार सक्रिय बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग आयोजनों के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरण, संगठन के फीडबैक और आंतरिक सर्वे के आधार पर होमवर्क कर रही है। अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि टिकट का फैसला केवल दावेदारी पर नहीं होगा, उम्मीदवार की जिताऊ क्षमता को भी अहम आधार बनाया जाएगा। इसी रणनीति के तहत संभावित प्रत्याशियों का आकलन शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता के बीच कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने दलित वोटरों के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। इसके लिए राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी और संजीव आर्य को पश्चिमी यूपी के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरखपुर जिले के बांसगांव विकासखंड ने विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग में बांसगांव को पूरे उत्तर भारत में नंबर 1 स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला है। अधिकारियों के मुताबिक यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजय राय ने कहा कि धार्मिक नगरी में सीईओ की जगह धर्माचार्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने मौजूदा कार्रवाई को भी केवल खानापूर्ति बताया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा मजबूत करने के लिए चौपाल योजना शुरू की है। इसके तहत जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेगी। चौपाल के जरिए लोगों को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और हादसों से बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से इन चौपालों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अनुमान के मुताबिक 30 जुलाई से 11 अगस्त के बीच करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यात्रा की। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था संभाले रखी। कांवड़ियों ने भी व्यवस्थाओं की सराहना की है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान समन्वय और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। मायावती संगठन को मजबूत करने और अपने आधार वोट बैंक को सक्रिय करने में जुटी हैं। बसपा ने साफ किया है कि वे 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बसपा का प्रदर्शन मुकाबले का समीकरण बदल सकता है। कई सीटों पर उसके वोट प्रतिशत का असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। लखनऊ में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग और अवैध सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया है। जांच में सामने आया कि वास्तविक सप्लाई के बिना ही दवाओं की खरीद बिक्री कागजों पर दिखाई जा रही थी। मामले में आमीनाबाद थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका भी खंगाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भर्ती अभियान की शुरुआत 17 अगस्त से मेरठ में होगी। इसके बाद बरेली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और अयोध्या में भी रैलियां आयोजित की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होकर 14 अप्रैल 2027 तक चलेगी। अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने की तैयारी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और प्री प्राइमरी नोडल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की समय पर पहचान करना और उनकी जरूरतों के अनुसार शुरुआती स्तर पर सहयोग देना है। सरकार की योजना बच्चों को शुरुआत से ही अनुकूल और बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने की है। योगी सरकार की विद्युत सखी योजना से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबन की नई राह मिली है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 16,000 विद्युत सखियों ने अब तक 1.53 करोड़ बिजली बिल जमा कराए हैं। इनके जरिए करीब 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया है। योजना के तहत महिलाएं गांवों में बिजली बिल जमा करने का काम कर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और बिल संग्रह की व्यवस्था भी मजबूत हुई है। विद्युत सखी योजना के तहत बिजली बिलों के संग्रह के बदले ग्रामीण महिलाओं को सीधे कमीशन भी दिया जा रहा है। अब तक करीब 45.4 करोड़ रुपए की कमीशन आय इन महिलाओं को मिल चुकी है। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आमदनी बढ़ी है और उन्हें गांव में सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिला है। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और विकेंद्रीकृत औद्योगिक मॉडल के तहत प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के जरिए कृषि उत्पादों को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर उनकी कीमत बढ़ाने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंजूर की गई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में से 21 से अधिक इकाइयां पूर्वांचल और मध्यांचल के जिलों में स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार का फोकस निवेश को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने पर है। फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आगरा में केस दर्ज कराया गया है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रही हैं। आगरा में दर्ज इस मामले को लेकर अब संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। पुलिस मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। यूपी पावरफुल न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों, राजनीतिक घटनाक्रम, प्रशासनिक फैसलों और आम जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट को हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको आज की ये टॉप खबरें और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।